नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतिहास की जो सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग प्राचीन इतिहास को चला रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था और गुप्त काल के बारे में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो गुप्त काल के जो अन्य शासक हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ठीक है, इन सारे शासकों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन एग्जाम के साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। देखिए, अब मुझे पता है कि जब आप लोग कहीं भी कोचिंग में जाते हैं, टीचर आता है, वही चीज़ें छपवा देता है, आप भी क्या करते हैं, छाप लेते हैं और उसे याद करने लगते हैं। फाइनली प्रश्न जो आजकल के समय में बनाया जा रहा है, आपने अभी भी जितनी भी एग्जामें देखी होंगी, उन एग्जाम में क्या हो रहा है कि अप्लाइड फॉर्म पे प्रश्न आ रहा है। प्रश्न इस प्रकार आ रहा है कि आपको लग नहीं रहा है कि ये हमने पढ़ा था, आपके समझ के साथ अब एग्जामिनर खेल रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक मैं ऐसे ही सिंपल सी बात करूं, थोड़ा सा मॉडर्न इतिहास में, तो बात आता है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ। अब प्रश्न इस प्रकार आ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जबकि आप लोग क्या याद करते हैं कि बंगाल विभाजन किसने किया, कौन गवर्नर जनरल था, कब हुआ, बंग भंग आंदोलन कब हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हैं। लेकिन अब उनका उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा हूं और उस प्रकार इसको क्लियर किए जा रहा हूं। मुझे उम्मीद होगी कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा और आप इसे इम्तिनान से सुनेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। अब आगे बात करते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है, अभी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पे गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। गद्दी पर यह 375 ईसा पूर्व में बैठता है। और सॉरी, मैं ईसा पूर्व बोल दे रहा हूँ बार बार, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 415 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि गुप्त काल को इसके समय में स्वर्ण युग का काल कहा जाता था। इसी का जो समय है, इसी समय में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आपको एक चीज याद होगी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। तो अकबर तो मध्यकालीन इतिहास का था शासक। यह जो था, यह प्राचीन इतिहास का पहला शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे। और 9 रत्न का मतलब हो गया, वो लोग अलग अलग, अगर कहा जाए तो विभाग से या व्यवसाय से या अलग अलग, अगर बात कर लूँ कि इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की बात कर लूँ, तो वो अलग अलग चीज़ों में क्या प्राप्त होंगे, ख्याति प्राप्त वाले होंगे। इस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके काल में 9 रत्न रहते थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले यानी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। ऐसा आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा। कहा जाता है, ठीक है, कि इनके समय में शकों ने आक्रमण कर दिया और ये शकों के आक्रमण के कारण ये पराजित हो गए। और शकों ने इनके पास प्रस्ताव रखा कि आप अपनी पत्नी को हमें सौंप दीजिए, ठीक है। और इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। ये ध्रुव देवी को
जो है शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गए। इस बात का पता इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लगा, यानी केवल चंद्रगुप्त को लगा। चंद्रगुप्त को इस बात का पता लगा और चंद्रगुप्त इस बात से नाराज होकर क्या किया, पहले तो अपनी भाभी का रूप धारण कर, यानी ध्रुव देवी का रूप धारण कर शक के दरबार में पहुंचा और जो शक शासक था उसकी हत्या कर दिया। फिर उसकी हत्या करने के बाद यह अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दिया। कहा कि इतना नपुंसक इंसान है कि शक से पराजित होने के बाद अपनी पत्नी को वहां पे गिरवी रख रहा है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। और इन सब का जो वर्णन है विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में है। ठीक है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में इन सारी घटनाओं का वर्णन है। क्लियर? अब देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली का लौह स्तंभ है, यह आपको पता है। यह जो महरौली का लौह स्तंभ है, इसमें चंद्र नामक राजा का वर्णन है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि महरौली के लौह स्तंभ में जो चंद्र शब्द का, यानी चंद्र नामक राजा का जो वर्णन है वो किस राजा के लिए है। ठीक है, तो यह जो चंद्र नामक राजा का वर्णन है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए ही वर्णित है। ठीक है, और इस महरौली के स्तंभ, लौह स्तंभ में बताया गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कई युद्ध जीते हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वही शक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इन्होंने अपने भाभी को छुड़ाया, फिर ये क्या किए, जो इनकी भाभी थी अपने भाई को मारने के बाद इनकी भाभी भाई विधवा हो गई। अब ये अपनी भाभी से विवाह कर लिए। ठीक है, विवाह कर लिए। फिर इन्होंने शकों पे आक्रमण किया और शक का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इसकी हत्या इन्होंने 409 ईस्वी में कर दिया। ठीक है, और इन्होंने शक शासक को क्या किया, पराजित कर दिया। इस कारण इनको सकारी की उपाधि दिया गया। ठीक है, तो कई बार आता है प्रश्न कि सकारी की उपाधि विक्रमादित्य को क्यों दिया गया। तो शकों को पराजित करने के कारण सकारी की उपाधि दिया गया, अर्थात इनको शकों का विजेता कहा गया। अब जो ये शक थे, ये मालवा के क्षेत्र में रहते थे। उनको पराजित करने के बाद यह वहां पर व्याघ्र शैली में, ठीक है, एक शैली है, वो शैली थी व्याघ्र शैली। व्याघ्र शैली में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो कई बार प्रश्न आता है कि व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के किसने चलाया, व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के कहाँ चलाए गए। ठीक है, क्यों चलाया गया, तो शक शासक को पराजित करने के कारण। अब जब ये रुद्र सिंह, जो अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह, इसको जब इन्होंने पराजित किया तब एक ये उपाधि धारण किए। इनको तो उपाधि दी गई सकारी की, लेकिन ये उपाधि धारण किए विक्रमादित्य की, यानी 409 ईस्वी में ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, ना कि जब ये राजा बने थे तब। और विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है वह होता है पराक्रम सूर्य। ठीक है, पराक्रम सूर्य इसका अर्थ होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अभी हमने बात किया था कि इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, और अकबर के भी दरबार में 9 रत्न थे। तो इनके दरबार में जो 9 रत्न थे, आपको याद तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, www.अमर का धन घटने से छुपाया। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है कोई अमर, और वो क्या कर रहा है कि धन को घटा रहा है, और घटाने के कारण उससे धन को छुपा दिया गया। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई कि www.अमर का धन घटने से छुपाया। ठीक है, अब 3 W हैं। एक W का मतलब हो गया बेताल भट्ट, दूसरे W का मतलब हो गया वर रुचि, तीसरे W का मतलब हो गया बराह मिहिर,
अब अमर से मतलब हो गया अमर सिंह, का से मतलब हो गया कालिदास, धन से मतलब हो गया धनवंतरी जो चिकित्सक थे, घटने से मतलब हो गया घटक पर, से मतलब हो गया शंकु, और छुपाया से मतलब हो गया छपड़क। ठीक है, तो ये जो 9 नाम है, ये 9 जो थे क्या थे, 9 रत्न थे, और 9 रत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुशोभित होते थे। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि किसके दरबार में 9 रत्न सुशोभित होते थे, या आपसे आ जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या दे देगा कि इनमें से किनके दरबार में 9 रत्न सुशोभित करते थे। और मान लीजिए का ऑप्शन आजकल इस प्रकार बना रहा है, दे देगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा दे देगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा दे देगा बाबर, चौथा दे देगा अकबर। तो आप क्या करेंगे, आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर को चुनेंगे। ठीक है, अब ये जो 9 रत्न थे, इनकी जो राजधानी, दूसरी राजधानी थी विक्रमादित्य की, वो उज्जैन थी, तो वहीं पर ये रहते थे। और इन्हीं 9 रत्नों के कारण इस काल को स्वर्ण काल कहा गया, यानी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है, अब इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वेनसांग और फाहियान में। मैंने एक चीज याद कर, ट्रिक बना लिया था, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, तो मुझे ह वहां पता चल गया, तो मुझे क्लियर हो गया कि ह से वेनसांग हो गए, तो ह से हर्षवर्धन हो गए, तो बचे फाहियान, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएंगे। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेनसांग आए थे कि फाहियान आए थे, तो वेनसांग को हर्षवर्धन के पास भेज दो और फाहियान को चंद्रगुप्त द्वितीय के पास भेज दो। जो फाहियान है ये 399 ईस्वी में आए और इनके दरबार में 414 ईस्वी तक रहे। ठीक है, अब फाहियान का चीनी भाषा में अर्थ क्या होता है, या ये चीनी भाषा में ये 2 शब्दों से मिलकर बने, फाह प्लस हियान। ठीक है, फा का मतलब होता है धर्म और हियान का मतलब होता है आचार। ठीक है, यानी फाहियान का अर्थ हो गया धर्माचार्य। ऐसा व्यक्ति जो धर्म का आचार्य है उसे ही फाहियान कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म के मामलों में शिक्षित होगा, ठीक है, उसके मामलों में वह गुरु के रूप में होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, फाहियान कहा जाएगा, अर्थात धर्माचार्य कहा जाएगा। इतना अच्छा आपको नॉलेज दे रहा हूं, इसी बात पे आप लोग एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो फाइनली, और साथ ही साथ शेयर भी। जब आप शेयर करेंगे, दूसरों से सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमारी मनोबल बढ़ेगी, और मेरा जब मनोबल बढ़ेगा तभी तो मैं और वीडियो आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिए, जहां आपको समझाने लायक होगा वहां समझाऊंगा, और जहां पे आगे बढ़ने लायक होगा वहां पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपको परफेक्ट नोट्स पहुंचाऊंगा। ये जो हिस्ट्री की सीरीज है, हिस्ट्री की सीरीज A to Z कंप्लीट करूंगा, और जो शाम के समय रहेगा कोशिश करूंगा कि वो भी सीरीज चला के कंप्लीट करूं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चला के मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, तो अगर कभी कल बीच में वीडियो एक दिन रुक जाए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को प्ले करके देखिए, और देखेंगे तो मेरे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम, किनके, फाहियान का बचपन का नाम पुंग था। क्या था, पुंग था। ठीक है, जब फाहियान भारत आए तो ये भारत में भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद भारतीय संस्कृति का वर्णन किए, और यहाँ के किसी भी शासक के बारे में इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। ठीक है, अब चीनी जो ग्रंथ, भाई इन्होंने वर्णन किया होगा, कोई ग्रंथ लिखा होगा, तो चीनी ग्रंथ में भारत को इंतु कहा गया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी ग्रंथ में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो चीनी ग्रंथ में भारत को इंतु नाम से जाना जाता है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
इनकी यात्राओं के बारे में वर्णन किया जाए। तो ये जो थे नालंदा गए, ठीक है, राजगृह गए, उसके बाद बोध गया गए, फिर वैशाली गए, श्रावस्ती गए और अंत में कपिल वस्तु गए। यानी ये शुरू में सबसे पहले नालंदा गए। ये अन्य जब प्रदेशों को घूमते हुए आए और ये मालवा प्रदेश में जब अपने कदम को रखे तो उस देश का नाम इन्होंने मध्य देश रखा और यही की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, उसका इन्होंने बताया मध्य देश के नाम पे वर्णन किया और बताया मध्य देश के बारे में इन्होंने कुछ विशेषताएं बताने लगे और इन्होंने बताया कि जो मध्य देश है यह मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों का देश होने के साथ साथ यहाँ के लोग जो हैं सुखी और संपन्न हैं। ठीक है, मध्य देश को इन्होंने क्या बताया? ब्राह्मणों का देश, सुखी और संपन्न। इन्होंने यहां तक बताया कि जो गुप्त वंश है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु दंड नहीं है, लेकिन अगर दंड देना है तो उस व्यक्ति को आर्थिक दंड दे दीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, क्या कारण होगा? हो सकता है कि उसे बहुत जरूरत हो और इस कारण उसने चोरी किया हो, इसलिए उसे दंड के रूप में आप आर्थिक दंड लगा दीजिए, उसे मृत्यु दंड ना दीजिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति न माने, बार बार चोरी करे, अपराध करे, इसमें क्या करेंगे आप? उसे बार बार, भाई होता है ना, कई लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, अरे मेरे साथ क्या करेंगे, पैसा ही तो लेंगे। ठीक है, जैसे बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, घपला करते हैं अरबों रुपए और कोर्ट में जब जाते हैं, पेश होते हैं तो 5 लाख 6 लाख और साल 2 साल की उनकी क्या होती है? सजा होती है। तो ये लोग क्या होते हैं? हैबिचुअल होते हैं, इनको पता है कि हमें क्या करना है। तो हो सकता है कि ये लोग भी क्या करें, मध्य देश के जो लोग हों उनको पता हो कि भैया हम 1000 रुपये चोरी करेंगे तो 100 रुपया फाइन लगेगा, 900 तो बचेगा मेरे पास। तो अब इस काल में ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बार बार राजद्रोह कर रहा है, यानी चोरी कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो अब हैबिचुअल हो चुका है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कानून के साथ खेल रहा है, तो इस कंडीशन में उसे फिर भी मृत्यु दंड नहीं दी जाएगी। उसका एक काम करो, दाहिना हाथ ही काट दो। ठीक है, ना रहेगा हाथ, ना करेगा चोरी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। लेकिन कब, किस कंडीशन में? जब वो व्यक्ति बार बार चोरी करे। अब कहा गया कि यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही शुद्ध लोग हैं, ना ये मांस खाते हैं, ना ये मदिरा पीते हैं, ना ये प्याज खाते हैं, ना ये लहसुन खाते हैं, ये इस प्रकार किसी भी चीजों का ये प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसने कहा कि इस प्रकार का जो प्रयोग है यह केवल चंडाल करते थे। अब ये चंडाल है कौन? कौन है चंडाल? तो कहा जाता था कि जो स्पृश्य सब लोग हैं, यानी जो शूद्र लोग हैं, ठीक है, जैसे छुआछूत की बात की जाती है ना, अस्पृश्यता की बात की जाती है, जिसका अनुच्छेद 17 में खंडन किया जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 के तहत ही एक कानून बनाया गया था जिसे हम SC/ST एक्ट कहते हैं। तो उस समय कहा गया कि जो ये मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन खाएंगे वो चंडाल होंगे, और ये जो चंडाल हैं यही अस्पृश्य जाति के लोग हैं। ठीक है, जिनके लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया, और इनको इन्होंने अंत्यज नाम से भी उल्लेखित किया। ठीक है, किसको? चंडाल को। यानी जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं उन्हीं को क्या कहा गया? चंडाल कहा गया, और इनके लिए अंत्यज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। कहा जाता है कि इनके समय में, यानी मध्य देश में, जो अगर क्रय विक्रय भी होता था वो कौड़ियों के भाव से होता था। ठीक है, और साथ ही साथ भाई आप देख रहे हो कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना है, ब्राह्मण है, यानी यहाँ पे क्या था? ब्राह्मणों का बोलबाला सबसे अधिक था। ये कौन बता रहा है? ये फाहियान बता रहा है। जब फाहियान पाटलिपुत्र पहुंचा और पाटलिपुत्र में इसने जब अशोक के महल को देखा तो इतना आश्चर्यचकित हो गया, और इसको लगा कि जो अशोक का महल है, ये महल इंसान ने नहीं
हो सकता है खुद देवता ने निर्मित किया, ऐसा इसकी कल्पना है। ठीक है, तो ये अशोक के महल के बारे में कहता है कि अशोक का जो महल है यह इंसान के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा निर्मित कराया गया है। कौन कहता है? तो फाहियान कहता है अशोक के महल के बारे में। ये इसकी कल्पना है, ये कहता नहीं है। ये मतलब नहीं होता है, हम किसी चीज को देखते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा ही इसने भी क्या कहा, इसको भी लगा कि ये जो महल है, ये महल क्या है, देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इसके साम्राज्य में 3 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन है। ठीक है, स्वर्ण, रजत और ताम्र। ठीक है, अब देखिए ताम्र को क्या कहा जाता है, इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है, आगे देखा जाएगा। स्वर्ण को दिनार कहा जाता था, ये कई बार प्रश्न आता है, स्वर्ण को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण को दिनार, रजत को रुपया या रूपक कहा जाता है। ये आप एकदम दिमाग में, ठीक है, स्वर्ण और दिनार, देखिए आपको रजत और दिनार में कंफ्यूजन होगा, र फॉर रजत, र फॉर रुपया या रूपक। ठीक है, अगर ये र से है तो बस इतना याद कर लीजिए कि आपके पास 2 नाम दिया जा रहा है, दिनार और रुपया। ठीक है, और मैं कहूं कि इसमें एक स्वर्ण है और इसमें एक रजत है, तो आपने रुपया को र उठाया और रजत का र उठाया, मैच करा लिया, तो जो बचा दिनार वह स्वर्ण का हो गया। ठीक है, अब कहा जाता है कि इसने अपनी जो राज्य नीति थी, विस्तार नीति थी, राज्यों की विस्तार नीति, ये 2 आधार पर इसने राज्य की विस्तार नीति को अपनाया। ठीक है, इसने पहली नीति रखी वैवाहिक नीति और दूसरी नीति इसने रखी विजय नीति। विजय नीति का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करेगा, उसे जीतेगा और अपने राज्य में मिला लेगा। जैसे इसने शकों पर क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, और उसको अपने राज्य में मिलाकर व्याघ्र शैली में सिक्के चलाया। तो पहली बात है कि वो तो आपको विजय नीति ऑलरेडी पता है, तो हम वैवाहिक नीति, इसने खुद नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नाग, उनके साथ विवाह कर लिया। जब भाई देखो, जब हमारे रिश्तेदार स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाले होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा तो हेल्प करेंगे, और इसने खुद अपनी शादी की, तो ये नागवंश क्या करेगा, इसकी जो कहीं ना कहीं सहायता करेगा। ठीक है, तो अगर ये नागवंश इसकी सहायता करे या न करे, उसके बावजूद भी अदर जो राज्य होंगे वो तो इससे डरेंगे ना, उनको लगेगा ना कि ये तो खुद है ही, गुप्त वंश वाला है ही, हो सकता है कहीं नागवंश वाला भी ना आ जाए, क्योंकि इसका तो रिश्तेदार है। दूसरी बार, नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसकी पुत्री थी प्रभावती, अपना विवाह किया ये नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश जो था, ठीक है, उसके राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया राजा के साथ, और वो किस राजा के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और रुद्रसेन किस वंश के थे, तो वाकाटक वंश, उनके साथ अपनी पुत्री का जब विवाह कर दिया, तो ये भी राजा तो इसका साथ देंगे कहीं ना कहीं। भाई अपने ससुर का तो साथ देंगे, भाई किसी का ना कोई साथ दे, लेकिन ससुर का जरूर साथ देता है। ठीक है, फिर अब अपने पुत्र का विवाह कर दिया। ठीक है, पुत्र का विवाह, जो इनका पुत्र था, कौन पुत्र था, कुमारगुप्त, उसका इसने विवाह कर दिया कदम्ब शासक काकुत्स बर्मन की पुत्री के साथ। इसने अपने पुत्र का भी विवाह कर दिया। ठीक है, कदम के शासक जो थे काकुत्स बर्मन, उनके साथ। अब ये बताइए, खुद का विवाह किया नागवंश के राजकुमारी कुबेर नाग के साथ, पुत्री का विवाह कर दिया, प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश रुद्रसेन द्वितीय के साथ, यानी रुद्रसेन द्वितीय इसका क्या हो गया, दामाद हो गया। अपने पुत्र कुमारगुप्त की शादी कर दी कदम वंश के शासक काकुत्स बर्मन के साथ। भाई ये तीनों कहीं ना कहीं जो वंश हैं, ये कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली ना दें तो इनडायरेक्टली तो सपोर्ट गुप्त वंश का ही तो करेंगे, तो अन्य जो शासक होंगे कहीं ना कहीं इससे क्या होंगे, डरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसने क्या किया, 2 नीति अपनाई। इसने कहा कि हम एक काम करते हैं, वैवाहिक नीति अपना लेते हैं, और हमारे पास विजय नीति तो है ही। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे देखें। इसने अपना एक, इसके अन्य नाम के बारे में भी चर्चा होता है कि इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है,
देवराज्य के नाम से भी जाना जाता है, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। उपाधियों में ये विक्रमांक की उपाधि धारण किया हुआ है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ है, परम भागवत की उपाधि धारण किया हुआ है, उधर सकारी की वो उपाधि भी धारण किया हुआ था। यानी बहुत सारी इसने उपाधियां धारण की हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुमारगुप्त के बारे में, इसका जो पुत्र था। अब ये जो कुमारगुप्त पुत्र था, ये ध्रुव देवी से जन्म लिया हुआ था। इसका तो ही पुत्र था। जब इसने अपने भाभी से शादी किया होगा तो हो सकता है उनसे जन्म लिया हो, तो ये उनका पुत्र था। ठीक है, अब कुमारगुप्त जो था ये गद्दी पर 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया। यानी 415 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 455 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और 5वीं शताब्दी में। देखिए कई जगह पे इसे हीनयान से बताया जाता है। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था हीनयान से संबंधित था। ठीक है, जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की उसके बाद इसने अपनी एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि का नाम था महेंद्रादित्य। इसने क्या किया? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अब इसके अन्य उपाधि श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेघ, महेंद्र अश्वमेघ। ठीक है, इससे महेंद्र अश्वमेघ भी उपाधि धारण की। अब देखिए इसके सिक्कों के बारे में। देखिए हमने पहले ही बताया रखा है कि आप क्या करेंगे, जब प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपके लिए सिक्के और अभिलेख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास बहुत समय पुराना हो जाता है। इसलिए पूरा प्रॉपर रूप से वो इतिहास की जानकारी हमें नहीं मिलती है। ये जानकारी हमें सिक्के या अभिलेख के रूप में ही हमें मिल सकती है। इसलिए हमें सिक्कों का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब ये कहते हैं कि इसने जो मुद्राएं थी इस पर गरुड़, पहले जो मुद्राएं होती थी उस पर गरुड़ के चित्र होते थे। इसने क्या किया, गरुड़ के स्थान पर अब मयूर की आकृति बनवाना चालू कर दिया। ठीक है, अब इसके सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, यानी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय तो स्थापित कराया ही था, इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। अब देखिए इसके जो सिक्के होते थे, तो भाई सिक्के के दो भाग होते हैं। एक भाई हम किसी को मान लें मुख वाला भाग और किसी को मान लें पृष्ठ वाला भाग। तो इसके मुख्य वाले भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति। जब जो राजा था वो जो मयूर, यानी मोर को मयूर कहते हैं, मोर को वो कुछ खिला रहा है, उसकी आकृति इसके मुख भाग पर बनी हुई है। और जो पीछे वाला भाग है उस पर कार्तिकेय की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसके मुद्रा से ये बात पता चलता है। अब देखिए, अब आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था और ये 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 467 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो ये समय आपको नहीं याद करना है, लेकिन क्रम तो आप एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको याद करने के लिए बस 2-3 बार इसको बोलिए और मेरे वीडियो को आप लगा दीजिए, आप उसको सुनते रहिए। नोट्स तो जरूर प्रिपेयर करिए। अब आपकी मेरी जो वीडियो है बहुत ही क्लियर बन रही है। ठीक है, तो इसलिए आप इसका एक एक नोट, एक एक पॉइंट लिखिए। लिखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव जो घटना चक्र का है इस टॉपिक से उठा के उसको सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन इसको रिवाइज करिए, फिर पुनः सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, बार बार सुनते रहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं स्कंदगुप्त। यह कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब देखिए इसके 2 अभिलेख हैं, भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, रुद्रदामन का भी अभिलेख है। ठीक है, जो शक शासक रुद्रदामन था ना, उसने भी जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। तो जो जूनागढ़ का संबंध आपको पता होना चाहिए, यह सुदर्शन झील से संबंधित रहेगा जब भी इसको पढ़ेंगे तो। अब देखिए इन अभिलेखों से पता चलता है, भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से, कि इसके समय में पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ था।
देखिए हुण एक बर्बर जाति थी, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो बस इतना याद कर लीजिए कि हुणों का आक्रमण हुआ, ठीक है। अब पहली बार इसके काल में आक्रमण हुआ। तो अब देखिए इसके जो अभिलेख है क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला अभिलेख है भीतरी स्तंभ अभिलेख, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है यूपी के गाजीपुर में है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात का काठीवाड़। आप जब ये हिस्सा देखेंगे ना गुजरात का, ये वाला, तो यहाँ का जो हिस्सा होता है इसी को जूनागढ़ या काठीवाड़ कहते हैं, यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि इसके समय में पहली बार हुण आक्रमण हुआ था। ये बात भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। साथ ही साथ इस अभिलेख से पता चलता है कि जो इसके पहले कुमार गुप्त थे, उनके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति, कोई जाति होगी पुष्यमित्र, उसने क्या किया था, गुप्त वंश पे आक्रमण किया था। और गुप्त वंश पे जब आक्रमण किया था तो इसने क्या किया था, पुष्यमित्र जो जातियां थी, स्कंदगुप्त ने उनको पराजित कर दिया था। यह जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख से क्या क्या मिलता है। तो पहली बात जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है कि इसने हुणों को पराजित किया। देखिए भीतरी स्तंभ लेख में पता चलता है कि हुण आक्रमण करते हैं, और जूनागढ़ से पता चलता है कि हुणों को ये क्या किया, इसने पराजित किया। अब देखिए कह रहा है इस अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा। अब इसके समय में, इसके राज्य में जो सौराष्ट्र था यानी गुजरात का जो भाग था, वहां पे इसका गवर्नर थे पर्णदत्त, और पर्णदत्त का बेटा था चक्रपालित, ठीक है। तो जो सौराष्ट्र का प्रदेश था ना, उस प्रदेश को पानी की सप्लाई सुदर्शन झील द्वारा होती थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के कारण सुदर्शन झील टूट जाता है। टूटने के कारण, ठीक है भाई टूटेगा, उसको मरम्मत कराने का कार्य क्या करता है, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंप देता, और चक्रपालित क्या करता है, उसको निर्मित कराता है। अर्थात जूनागढ़ अभिलेख में आपको 4 शासकों का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ठीक है। अब देखिए एक कहोम अभिलेख है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है, कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख में इसे सक्रादित्य कहा जाता है, ठीक है। ये कहोम अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि कहोम अभिलेख में इसे सक्रादित्य कहा जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख वेनसांग ने किया था। वेनसांग कहता है कि जो नालंदा में संघाराम था उसको बनाने का कार्य, ठीक है, इस सक्रादित्य ने किया। और ये जो संघाराम है, ऐसा हम लोग को पता चलता है कि संघाराम इसी स्कंदगुप्त ने बनवाया था, तो इसलिए हम लोग सक्रादित्य के जो नाम है ये हम लोग स्कंदगुप्त के नाम पर ही समझते हैं, ठीक है। और विक्रमादित्य का क्या नाम था, सकारी था। देखिए सकारी और सक्रादित्य में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सक्रादित्य जो है ये स्कंदगुप्त है, और सकारी जो है वो विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके समय में देखिए चीन के जो शासक हैं, सांग सम्राट हैं, उनके दरबार में इसने अपने राजदूत को 466 ईसा पूर्व में भेजा था, ठीक, सॉरी ईस्वी में भेजा था। अब देखिए ये कोई अगर किसी देश में, किसी राज्य में ये लोग राजदूत भेज रहे हैं तो क्यों भेजेंगे, वहाँ से या तो इनके रिलेशन अच्छे होंगे, या वहाँ पे ये मैत्रिक संबंध यानी दोस्ती वाला रिश्ता ये चाहेंगे, ठीक है। तो ये इनका जो संबंध अच्छा था वो चीन के साथ भी था, क्योंकि आपको पता है कि फाइयान भी आया था, और चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे जब हम चीन के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा जाएगा तो इन सब चीज़ों में देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके अन्य नाम क्रमादित्य मिलते हैं। अब देखिए इनके बाद जो शासक होते हैं, ये शासक हमें बहुत रेयर केस में इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक है पुरुगुप्त, जो वैष्णव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बुद्धगुप्त, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि इसने, बुद्धगुप्त ने क्या किया था कि नालंदा बिहार बनाने के लिए, नालंदा बिहार में कुछ धन दान दिया था। देखिए
कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, स्कंदगुप्त ने उसमें संघाराम बनवाया, बुद्धगुप्त ने क्या किया था, दान दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के। अब देखिए, एक है नरसिंह गुप्त, जिसे हम बालादित्य गुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनके समय में जो हुण शासक था, मिहिर कुल था, उसने आक्रमण किया और ये मिहिर कुल को पराजित कर दिए थे और फिर उसको छोड़ दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी माता के कहने पर नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को छोड़ दिया, और मिहिर कुल जब यहाँ से छूट के गया ना, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का अगर कहा जाए तो वो बौद्ध धर्म से नफरत करता था, तो वो जम्मू कश्मीर में जम्मू में जाकर उसने बहुत सारे तांडव मचाए और बहुत सारे उसने स्तूपों को तोड़ा। ठीक है, हम लोग हुण के बारे में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये नरसिंह गुप्त बालादित्य भी थोड़ा सा प्रमुख हो जाते हैं। अब देखिए भानुगुप्त, इनके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका एक अभिलेख है, एरण का अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से पहली बार पता चलता है कि किसी महिला ने अपने आप को अग्नि में जलाया था और सती हो गई थी। इस प्रकार भानुगुप्त जो गुप्त का एरण अभिलेख है, इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके समय में भी हुण आक्रमण हुआ और इनका एक मित्र था गोपराज। तो क्या हुआ कि गोपराज हुणों से युद्ध कर रहा था और युद्ध करते वक्त गोपराज क्या होता है, मार दिया जाता है हुणों से। अब गोपराज की जो पत्नी होती है, हुण उसको अपने अधीन करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे भी शादी करना चाहें, जो भी करना चाहें। अब इस बात का पता जब इसकी पत्नी को लगता है तो इसकी पत्नी क्या करती है, अपने आप को जिंदा अग्निकुंड में झोंक देती है और झोंकने के बाद वो मर जाती है। और इस प्रकार एरण अभिलेख में पहली बार उल्लेख मिलता है कि इसकी पत्नी ने क्या किया था, किसकी, गोपराज की पत्नी ने क्या किया था, अपने आप को सतीत्व के प्रमाण दिया था। यानी सती प्रथा का उल्लेख आपको पहली बार एरण अभिलेख में मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस में मिला था, तो एरण अभिलेख में मिला था। ठीक है, अब देखिए, अब ये लास्ट पॉइंट है। तो कहते हैं कि यह प्रथम अभिलेख हो गया जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हुणों ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो किन के समय में किया था, आपको पता है, स्कंदगुप्त के समय में पहली बार आक्रमण हुआ। ठीक है, भित्री और जूनागढ़ अभिलेख से पता चला। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय ये मिहिर गुप्त को बंदी बनाता है, फिर छोड़ देता है। और भानुगुप्त, इसका एरण अभिलेख है। ठीक है, अब इनके बाद क्या होता है, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, और अंतिम शासक जो होता है वो विष्णुगुप्त होता है। तो आज का जो लेक्चर है, ये जो गुप्त शासक थे इनसे था, और ये गुप्त शासक के कंप्लीट हो गए। अब इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक एक माइनर चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।